आज का पहला टॉपिक है G20 समिट। कहाँ हुआ है इस बार का G20 समिट? 2025। बताइए। साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 का समिट है वो अफ्रीका के किसी कंट्री में हुआ है। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। हुआ कहाँ है? बेसिकली साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ग्रोइंग सैलियंस, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो प्रोफाइल वर्ड ये अफ्रीका की वो ये दर्शा रहा है कि G20 का समिट अब वहां पर हो रहा है। अभी 2023 में G20 कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। इंडिया में हुआ था। और अब क्या हमको देखने को मिला है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, G20 बेसिकली है क्या? व्हाट इज G20? G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस है वैसे ही आपका G20 भी है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे अलग अलग कॉन्टिनेंट से कंट्रीज आती हैं और मेंबर्स हैं। तो G20 एक्चुअल में मिसनॉमर है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके 20 मेंबर्स हैं बस। इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज बहुत सारे मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर हो गया, तो अफ्रीका की कंट्रीज हैं। EU की कई कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा भी जितनी आपकी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं वो G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो G20 है क्या? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया मेंबर है कि नहीं है? इंडिया मेंबर है। ठीक है, कब बनी थी G20? व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? 99 में बनी थी। 99 में बनी थी। और क्यों बनी थी? क्या रीजन है? जैसे देखिए, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? IMF का ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है किसी कंट्री में, उसको क्योर करना, उसको रिजॉल्व करना। ये किसका काम है? IMF का। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है वो डेवलपमेंट के काम के लिए देता है। IMF जैसे पैसा देता है किस लिए? मान लीजिए BOP क्राइसिस आ गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, या कोई और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है, तो हमको पैसा कहां से आता दिखेगा? IMF से। तो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस किस लिए? यूनाइटेड नेशंस किसी एक काम के लिए नहीं है, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ग्लोबल स्केल पे उसको रिजॉल्व करने के लिए। उसी प्रकार G20 भी क्या है? किस लिए? किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है। ये अलग अलग मुद्दों पे बात करेगी। ये भी ये यूनाइटेड नेशंस की तरह ये क्लाइमेट चेंज पे भी बात कर लेगी, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे भी बात कर लेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात कर लेगी। मतलब वो सारी समस्याएं जो ग्लोबली कॉमन है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में कॉमन है, जो ग्लोबल कॉमन है बेसिकली, वो सारी समस्याएं UN में जैसे डिस्कस की जाती हैं वैसे ही G20। बस UN में क्या है? UN का जो आउटरीच है वो ज्यादा वृहद है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। G20 उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बजाय उसके मतलब इसमें तब भी जितनी मेजर कंट्रीज है, मतलब यूरोप की कंट्रीज है, चाइना है, इसमें जापान है, US है, जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वो इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये बना कब था? ये बना था आपका 99 में, 1999 में। इसके पहले क्या हुआ था? 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। ठीक है, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपका कब आई है? 2008 के आसपास आई है। 10-11 साल पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कहां से शुरू होती है? आपका जो टाइगर इकोनॉमीज है, टाइगर इकोनॉमीज है, एशिया की कुछ बहुत फास्ट मूविंग इकोनॉमीज है, वहां आपका आती है ये, और इसकी वजह से रीजन में और अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक अपहीवल्स हमको देखने को मिलता है। तो 1997 जैसा दोबारा से कुछ ना घटे, 1997 जैसा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से ना घटे। 1997 1999 में एक बैठक बुलाई जाती है और ये बेसिस हो जाता है G20 का, बेसिस हो जाता है G20 का। तो पहली बार जो बैठक बुलाई जाती है सन 99 में, वो किस लिए बुलाई जाती है? पहली बार जो बैठक बुलाई जाती है वो इकोनॉमिक
इंस्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से 97 जैसी घटना ना घटे। और इसमें कौन मेंबर्स होते हैं? इनमें मेंबर्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर्स, जिन जिन देशों से को इनवाइट किया जाता है उनके जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो, और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक के हेड्स हैं उनको, सेंट्रल बैंक के हेड्स हैं उनको। सेंट्रल बैंक क्या हो गया? इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स के हेड्स हैं उनको, मतलब गवर्नर्स को सेंट्रल बैंक के, और फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट करता है, और सेंट्रल बैंक का हेड जो मॉनेटरी पॉलिसी को हेड करता है, यही होता है ना किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? G20 का जो इंसेप्शन है, जो स्टार्ट हुआ है, वो बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉज की वजह से हुआ है, इकोनॉमिक कॉज की वजह से हुआ है। बाद में क्या होता है? G20 शुरू तो होता है, लेकिन अब पीरियोडिक इसकी मीटिंग होने लगती है, साल दर साल इसकी मीटिंग हो जाती है, और धीरे धीरे ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कर जाता है। कट टू 2008 हमको क्या देखने को मिलता है? इसको हेड्स ऑफ द कंट्रीज के लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाता है। मतलब अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, वो रिप्रेजेंट करने लगते हैं। कहां से? पहले फाइनेंस मिनिस्टर है और आपका आरबीआई गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को। सन 99 में जब शुरू हुआ है, 99 से आपका 2007 तक, 2008 में इसको हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, ठीक है, उस लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इवोल्यूशन है, सिर्फ मतलब इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट हेड है उसके लेवल पे नहीं हो रहा है, ये मैंडेट के लेवल पे भी इसमें इवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। मैंडेट के लेवल पे मतलब अब खाली अब इसका एक कॉज है वो इकोनॉमिक नहीं रह गया है, खाली इसका कॉज जो है वो इकोनॉमिक नहीं रह गया है। अब ये और भी चीजें, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, और भी जो ग्लोबल कॉमन्स की समस्याएं हैं, ये सारी चीजें भी अब यहाँ पे डिस्कस करना, जेंडर इश्यूज, ये सारी चीजें भी अपग्रेड कर दी गई इसमें। तो व्हाट वी हैव सीन इज इवोल्यूशन ऑफ द स्पेस। शुरू हो रहा है एक इकोनॉमिक क्वेश्चन से, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? फाइनेंस मिनिस्टर और आपका सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, लेकिन ग्रेजुअली 2008 में कट टू 2008 इसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल पे अपग्रेड किया जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है? अब फाइनेंस मिनिस्टर खाली नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो जा सकते हैं, लेकिन अब कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जैसे इंडिया से प्राइम मिनिस्टर, किसी और कंट्री से प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन हम देखेंगे कि जो मैंडेट है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है। लेकिन अभी भी क्या है, इसमें कुछ इश्यूज है। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड? क्या चैलेंजेस हैं? ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात कर रहा हूं मैं, जो आज से 5 साल पहले थे अभी भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं G20 के साथ? क्या कुछ इश्यूज हैं? कई इश्यूज हैं। एक तो इसका खुद का सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका खुद का सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। मतलब ये अभी भी बहुत इनफॉर्मली ऑपरेट करता है। इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके टॉप पे सेक्रेटेरिएट है, या मतलब उसकी किसी भी रंग पे सेक्रेटेरिएट है ही नहीं। जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो क्या है उसका? जनरल असेंबली है, ठीक है, उसके पास एक वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे ही G20 के केस में हमको कुछ भी देखने को, हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट है ही नहीं। मतलब G20 में जो गवर्नेंस का टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है वो कोई क्या है? ट्रॉयका है, चीज होती है ट्रॉयका, ठीक है। ट्रॉयका गवर्न करता है, सेक्रेटेरिएट की पोजीशन को ये फिल करता है, ठीक है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट है नहीं। सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं ना, ठीक है। तो सचिवालय क्या करता है बेसिकली? उत्तर प्रदेश में जो आप सचिवालय देखते हैं वहां क्या काम होता है? पूरा जो गवर्नेंस का काम है, ट्रांसफर, पोस्टिंग,
फाइलें मूव करना, मतलब इट्स नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नेंस। वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट होता है उसकी फंक्शनिंग का नर्व सेंटर होता है। राउंड द ईयर क्या काम होना है। समिट तो हो गई 2 दिन में खत्म, लेकिन G20 का जो मैंडेट है उसको कौन चलाएगा, कैसे इसको राउंड द ईयर एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजें सेक्रेटेरिएट करता है, राउंड द ईयर काम करता है। तो यहाँ पर सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट के बजाय क्या है, ट्रॉयका नाम की एक चीज है। ट्रॉयका में 3 कंट्रीज हैं, वो जो इस साल प्रेसिडेंसी रखी है, जो पिछले साल प्रेसिडेंसी रखी थी, और जो अगले साल प्रेसिडेंसी रखेगी। ये 3 कंट्रीज मिलके ट्रॉयका बनाती हैं, और ट्रॉयका डिसाइड करती है डे टू डे फंक्शनिंग। डे टू डे फंक्शनिंग क्या क्या चीजें। तो सन 23 में क्या था, इंडिया के पास था G20 की प्रेसिडेंसी, तो इंडिया उस समय ट्रॉयका का पार्ट रहा होगा। 22 वाले में क्या है, 22 में चूंकि इंडिया में 1 साल बाद होना है, तो इंडिया पार्ट रहा होगा ट्रॉयका का। ठीक है, सन 24 वाले में कोई और होस्ट किया होगा, लेकिन 1 साल पहले इंडिया था, तो इंडिया 3 साल लगातार ट्रॉयका का पार्ट होगा। तो ये होता है सिस्टम, मतलब सेक्रेटेरिएट है नहीं, लेकिन सेक्रेटेरिएट की बजाय सब्स्टिट्यूट क्या है, ट्रॉयका का सब्स्टिट्यूट है। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ट्रॉयका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या और भी फॉर्म में मतलब आपका मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी नोइंग कि ट्रॉयका क्या होता है बेसिकली। तो चैलेंजेस में एक तो ये हो गया, सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, दूसरा क्या है, मल्टीलेटरलिज्म है, वो बहुत तेजी से रिट्रीट कर रहा है। मल्टीलेटरलिज्म है, दैट इज रिट्रीटिंग वेरी फास्ट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का भी हमको रिट्रीट देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण है, वो दोबारा से वापस होता दिखाई दे रहा है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत तेजी से कम हो गई है। उनकी जो प्रासंगिकता है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, इसके अलावा आपका जो ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, UNFCCC, इस टाइप के जो चार्टर्स हैं, जिनकी सेलियंस बहुत ज्यादा थी, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दुनिया जो थी वो मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करने लगी थी इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो मल्टीलेटरलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन दोबारा से ये हमको घटता दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वो G20 जैसे बॉडी भी मतलब इससे अछूती नहीं रह जाएगी। इट्स गोइंग टू अफेक्ट बॉडीज लाइक G20, क्योंकि यहाँ पे भी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट के लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूएस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, अफ्रीका भी है, मिडिल ईस्ट की भी कुछ कंट्रीज हैं, यूरोप की भी कंट्रीज हैं। तो जब मल्टीलेटरलिज्म आपका रिट्रीट करेगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन G20 जैसी बॉडीज हैं वो भी आपका कहीं ना कहीं वीक होंगी। तीसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके कोहेशन को, उसके कोऑर्डिनेशन को तोड़ते हैं, उसके कोहेशन और कोऑर्डिनेशन को तोड़ते हैं। ठीक है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन है वो दुनिया को 2 कैंप में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूरोप क्या सोच रहा है कि इंडिया को रशिया के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया ये सोच रहा है कि भाई ये कौन होता है डिसाइड करने वाले, हमको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। और उसके पहले क्या है, अभी भी है, इंडिया EU के रिलेशंस अच्छे हैं। ट्रंप टैरिफ क्यों लगाया है, ट्रंप इसीलिए टैरिफ लगाया ना कि रशिया से वॉर हो रही है। इंडिया पे 25% का टैरिफ क्यों लगा है, वॉर रशिया और यूक्रेन की हो रही है, और तेल हमारा बंद किया जा रहा है। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि दुनिया जो है अलग अलग कैंप्स में डिवाइड हो जाती है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। वो भी क्या करेगी, अब इसका रिफ्लेक्शन G20 या किसी भी भले कितनी नाइसिटीज हो, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स में इस टाइप के जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मीट्स होते हैं, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी कि नहीं दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी क्या करता है, वो ऐसे इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। और बताइए, डिसीजन मेकिंग जो है, जो डिसीजन मेकिंग है किस चीज की, डिसीजन मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स, वो भी कमजोर हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे हम अडाप्टेशन फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है,
क्लाइमेट चेंज पे हम अडाप्टेशन फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, मल्टीलेटरलिज्म है, ऑलरेडी नीचे आ रहा है, तो डिसीजन मेकिंग प्रभावी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, G20 हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, या और भी जो एसोसिएटेड एसोसिएटेड बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उनकी भी जो फंक्शनिंग है वो आपका वीक होने लगेगी। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इम्पेयर्ड है, वो भी कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो ग्लोबल स्केल पे शुरू किए गए थे उसको हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, या सप्लाई चेन को लेके एक रोबस्टनेस कोविड के बाद आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्पेयर्ड है, वो कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड है। जिस पेस पे उसको चलना चाहिए था वैसे नहीं चल रही है। अगली चीज क्या है? रीजनलिज्म। अब कंट्रीज क्या है? मल्टीलेटरलिज्म से रीजनलिज्म की ओर मूव कर रही है, ठीक है, कि मतलब कुछ आस अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज हैं वो आपस में गुट बना ले रही है, आपस में सोचिए ट्रेड करो, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म तो जा रहा है। तो पता चल रहा है आसियान वाले क्या कर रहे हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो आपस ही में ट्रेड कर रही है, वो सोच रही है बाकियों को छोड़ो। ईयू क्या है? ईयू खुद अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ बहुत समय से, ठीक है, तो आपस में खूब ट्रेड करेगा, लेकिन इंडिया पे वो क्या लगा देगा? सीबैम लगा देगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल रीजनलिज्म बढ़ रहा है, मल्टीलेटरलिज्म कम हो रहा है, इंटरनेशनल रीजनलिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो भी G20 यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीकन करेगा। तो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये चैलेंजेस सिर्फ G20 के नहीं है, ये कुछ कॉमन चैलेंजेस यूनाइटेड नेशंस के भी हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस और सिस्टम्स, तो आप वहां पे भी ये पॉइंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट G20। G20 आपको समझ में आ गया? G20 क्या करता है? हर साल क्या करता है? अलग अलग प्रेसिडेंसीज में इसकी समिट्स होती हैं। 2023 वाली किसके पास थी? इंडिया के पास। 2025 वाली किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है। हम जब थे तो हमारी थीम क्या थी? जब G20 2023 समिट इंडिया होस्ट किया है, यहाँ पे G20 रोड है कि नहीं है? सुना है ना, ठीक है। तो इंडिया के पास थी, तो हमारी थीम क्या थी? आया हुआ कई एग्जाम में आया है उस साल के। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ इज बट वन कंट्री बट मैनकाइंड इट्स सिटीजन, ये है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इस बार की जो थीम रही है, हुआ क्या है? वेन्यू रहा है आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जो थीम रही है दैट इज व्हाट? थीम इज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इस बार अलग क्या था? इस बार अलग ये था कि जो डिक्लेरेशन, जिसको लीडर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, हर G20 समिट के बाद डिक्लेरेशन साइन किया जाता है, ठीक है। तो इस बार हमको क्या देखने को मिला है? जो लीडर्स का डिक्लेरेशन साइन किया गया है कि मतलब क्या क्या चीजें थीम थी, मेजर थीम थी, क्या क्या चीजें अचीव करने की कोशिश की गई हैं। अमूमन जब G20 खत्म होने वाला होता है, समिट जब खत्म होने वाला है उस समय साइन किया जाता है, लेकिन इस बार पहले किया गया। सो दिस वाज अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल जो चीजें होती थी उससे अलग इस बार क्या हुआ है? साउथ अफ्रीका में जो समिट हुई है उसमें शुरुआती में जो लीडर्स डिक्लेरेशन है वो हो गया था। दूसरा क्या है? एक तो ये हो गया जो डिक्लेरेशन है वो आपका इनिशियल फेज में ही साइन हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीडिंग जो रही इस बार वो ये रही कि दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूएस और चाइना, वो क्या रहे हैं? दोनों G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किए। दोनों, इनफैक्ट चाइना ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन यूएस ने अपोज किया है। यूएस ने अपोज किया है। रीजन क्या है इसका? ट्रम्प के एलिगेशन है कि जो व्हाइट फार्मर्स हैं उनको स्लॉटर किया जा रहा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन हेड ऑफ स्टेट ने, उन्होंने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बेसलेस हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपका पूरी पूरी तरीके से निराधार है, मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है।
ये बातें जो साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया। तो ये दो चीजें हमको देखने को मिली, यूएस और चाइना उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। थीम सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी है। और लीडर्स डिक्लेरेशन जो समिट के एंड में कंक्लूड किया जाता है, साइन किया जाता है, वो शुरू में वो कर दिया गया। ठीक है, किन किन एरियाज को प्रायोरिटी पे रखा गया, व्हाट ऑल एरियाज हैव बीन प्रायोरिटाइज। तो सबसे पहले फोकस किया गया है मल्टीलेटरलिज्म पे, मतलब जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि हमको ज्यादा से ज्यादा, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी को मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाने में आगे आना चाहिए। ठीक है, इसमें इन्वोक किया गया है वो एंशिएंट अफ्रीकन प्रोवर्ब है यूबंटू, उसको इन्वोक किया गया। मतलब जो एम्फेसिस था वो इस पे था, यूबंटू पे। यूबंटू क्या है? एंशिएंट अफ्रीकन सेइंग, आई एम बिकॉज वी आर, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये एंशिएंट अफ्रीकन सेइंग है, वो मल्टीलेटरलिज्म को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इन कॉल फॉर एनहांसिंग मल्टीलेटरलिज्म, जो G20 समिट है, इट एम्फसाइज्ड ऑन द एंशिएंट प्रोवर्ब यूबंटू। दूसरा क्या है? दूसरी चीज पे फोकस किया गया है क्लाइमेट अडाप्टेशन पे, कि डिक्लेरेशन में या इस बार के G20 समिट में ये बात कही गई कि हमको जल्दी से जल्दी क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, ग्लोबल कम्युनिटी को जो क्लाइमेट एडाप्टेशन है उसकी ओर करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। हमने अभी कुछ टाइम पहले यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड एक आर्टिकल कर रहे थे, तो हमने बात की थी ना कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक है आपका मिटिगेशन और दूसरा है क्या? एडाप्टेशन। मिटिगेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, इसमें आप बात कर रहे हैं किस चीज की? कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसको कम करना है। तो ये टफ काम है ना, हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, बहुत पहले से सन 1850 सन 1900 से इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकुमुलेट होता गया है। ठीक है, तो आप अचानक से तो उसको हटा नहीं देंगे, इसको हटाने में समय लगेगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको हटाने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? मिटिगेशन में भी साथ में काम करते रहें, लेकिन शॉर्ट रन में हमको अडाप्टेशन की ओर फोकस करना है। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम अडाप्ट कर सकते हैं। हमको पता है उड़ीसा में अब साइक्लोन चक्रवात हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से ढाल सकते हैं धीरे धीरे। तो इस टाइप की चीजें हमको करनी पड़ेंगी। तो क्लाइमेट एडाप्टेशन पे एक फोकस रहा है। तीसरा फोकस रहा है यूएनएससी रिफॉर्म्स पे, कि डिक्लेरेशन में बात की गई और समिट में बात की गई कि इट्स हाई टाइम कि वी शुड बी इनिशिएटिंग यूएनएससी रिफॉर्म्स। यूएनएससी रिफॉर्म्स क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, कितनी वीटो पावर है? P5। यूएस, रशिया, चाइना, बताइए, यूके, फ्रांस, यही है 5। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कब का बना हुआ है? 1945-40, जब यूएन आया है तब की दुनिया आज की दुनिया में फर्क है कि नहीं? लेकिन यूएनएससी में हमको कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का मैट्रिक्स है वो चेंज, अब नई पावर्स, इमर्जिंग पावर्स आ रही हैं। यूएनएससी में भी जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड होनी चाहिए थी, इंडिया जैसी कंट्रीज को स्पेस दी जानी चाहिए थी। ठीक है, उसको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी P5 को, मतलब जो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज भी जैसे 1945 में थी बॉडी, आज भी है। ठीक है, जो उस समय गवर्नेंस का तरीका था आज भी है। तो अगली बात की गई है यूएनएससी रिफॉर्म्स की। ठीक, G4 और कॉफी क्लब पढ़ लीजिएगा, G4 और कॉफी क्लब। G4 वो कंट्रीज हैं जो यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में बात करती हैं। इसमें इंडिया भी है, इसमें जापान भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें जापान भी है। ठीक है, G4
वो कंट्रीज हैं, 4 कंट्रियों का ग्रुप, 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो बात करता है यूएनएससी रिफॉर्म। और इसके ठीक विपरीत है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब में कौन सी कंट्रीज हैं? नहीं, कॉफी क्लब, हाँ मतलब ये है, वो क्या नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं जिनको जिनको पता है कि अगर एक्सपेंशन हुआ तो हमको तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे एडवर्सरी को जगह मिल जाएगी। तो G4 में इंडिया है जैसे, तो इंडिया को जगह मिलेगी अगर एक्सपेंड हो रहा है, पाकिस्तान को मिलेगी, इंडिया को मिलेगी ना। तो इंडिया G4 में, पाकिस्तान कहाँ है? कॉफी क्लब में। एक्सपेंशन होगा तो जर्मनी को जगह मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है यूरोप की, लेकिन अभी तक रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? G4। वो G4 में, लेकिन किसको नहीं पसंद आएगा? इटली को नहीं पसंद आएगा, तो इटली है आपका कॉफी क्लब में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया। तो यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई। फिर डेट सस्टेनेबिलिटी पे चर्चा हुई, डेट सस्टेनेबिलिटी पे चर्चा हुई। ठीक है, कि ग्लोबल डेट कोविड के बाद से हमको क्या देखने को मिला है? बहुत तेजी से राइज किया है ग्लोबल डेट है, और खासकर इसका जो भार है डेवलपिंग इकोनॉमीज पे बहुत ज्यादा पड़ा है। ठीक है, तो अभी हमने एक आर्टिकल किया था, कौन सा किया था? डेट सस्टेनेबिलिटी पे। बताइए, सेविला फोरम नहीं पढ़ा था? न्यू सेविला फोरम, ठीक है। तो डेट सस्टेनेबिलिटी पे भी चर्चा हुई, मतलब क्या क्या चीजें प्रायोरिटी में रही हैं। यूएन मल्टीलेटरलिज्म हो गया, क्लाइमेट एडाप्टेशन हो गया, यूएनएससी रिफॉर्म्स पे बात हुई है। मतलब हो कहाँ रहा है? अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, अफ्रीका क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। तो मतलब ये दिखा रहा है कि ग्लोबल साउथ का जो सीलियंस है इंटरनेशनल पिक्चर में, वो अब बढ़ता जा रहा है, प्रोफाइल है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे कौन से हैं? ये सारे वो मुद्दे हैं जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को अफेक्ट करेंगे। डेवलप्ड कंट्री किन चीजों पे बात करेंगे? मान लीजिए सिर्फ G7 की मीटिंग होती है, G7 की मीटिंग होती, तो क्या ये सारे मुद्दे रहते? हो सकता है होते, लेकिन उनका जो फोकस होता वो किस पे होता? वो होता एआई पे होता, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे होता। लेकिन ये सारे कौन से हैं? क्लाइमेट अडेप्टेशन। अब देखिए, स्विट्जरलैंड को जरूरत है क्या क्लाइमेट? उनके पास इतना फंड है, सॉवरन फंड इतना ज्यादा है, मिडिल ईस्ट को जिनके पास पैसा है, लेकिन ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर पा रहे हैं G20 में? क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ की एक कंट्री है, वहां पे ये फोरम हो रहा है, और वहां हो रहा है तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेट सस्टेनेबिलिटी एक चीज हो गई। ग्लोबल गवर्नेंस को और कैसे बेहतर किया जाए, इस पे बात हुई। ठीक है, अलग अलग रेल में ग्लोबल गवर्नेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर है वैल्यू चेन में, वैल्यू चेन को ग्लोबली कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे और कंट्रीज इन्वॉल्व हो, कि सब मतलब सबका साथ सबका विकास, एक तरीके से कि अफ्रीका भी की कुछ कंट्रीज हैं वो भी ग्लोबल वैल्यू चेन में जुड़े हैं, इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर पाए, एशिया की जो इकोनॉमीज हैं वो भी एक कॉमन ग्लोबल वैल्यू चेन या अलग अलग ग्लोबली जो डिस्पर्स्ड वैल्यू चेन है उसमें इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाए। सो दीज वर द प्रायोरिटीज एट दिस ईयर G20 समिट। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या चीजें, मतलब इंडिया वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड देयर। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनिशिएटिव्स कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो अनाउंस, मतलब उन्होंने बताया कि मतलब दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डू, एंड सब्सिक्वेंटली दे वर लॉन्च्ड। ठीक है, एक है कि उन्होंने प्रपोज किया ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिशनल, लॉन्च नहीं किया, मतलब इंटेंट शो किया गया, लॉन्च नहीं किया। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग था। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, ये इंडिया के साइड से सजेशन रहा है। ऐसा ही कुछ अभी हमने एक पहले आर्टिकल में किया था, याद है कि नहीं? ज्ञान भारत मिशन, याद आया? ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, कि जैसे हम अपनी एक ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, स्क्रिप्चरल नॉलेज है, उसको हम क्या करेंगे? लिस्ट करेंगे, जिससे स्कॉलर्स हैं, पीएचडी वाले हैं, उनको आसानी रहे। हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबली भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। अफ्रीका में हो रहा है, अफ्रीका भी क्या है? एक पुरानी सिविलाइजेशन है,
इंडिया के इसके पुराने टाइज रहे हैं, पुराने टाइज रहे हैं। तो इंडिया ने एक चीज है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बना सकते हैं। दूसरी बात कही गई है G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर प्रपोज किया गया है। ये सारी चीजें हैं किस साइड से प्रपोज की गई हैं, इंडिया के साइड से। मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर आपका G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ड्रग टेरर, G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ड्रग टेरर। ये सारे इनिशिएटिव्स इंडिया के हैं। एक है किसका, ट्रेडिशनल नॉलेज की रिपोजिटरी बनाने का। दूसरा क्या है, स्किल मल्टीप्लायर, कि कैसे G20 जो है अफ्रीका की मदद कर सकता है स्किल सेट को ऑगमेंट करने के लिए। अफ्रीकन यूथ है जो वर्कफोर्स है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे नई स्किल्स इंपार्ट की जाए। तो हाउ G20 एंड अफ्रीकन कैन कोलैबोरेट, कैसे आपस में सहयोग के माध्यम से, ठीक है, जो आपका कौशल है अफ्रीका में, जो कौशल युवा कौशल है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसके लिए आपका ये है। चौथी चीज है क्रिटिकल मिनरल की सर्कुलैरिटी पे, जो क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। क्योंकि हमको पता है क्रिटिकल मिनरल जो है वो क्या है, एक प्राइज्ड पोजीशन है। चाइना क्या कर रहा है, इसको वेपनाइज कर रहा है, इसके जो सप्लाई है उसको वेपनाइज कर रहा है। तो सर्कुलैरिटी पे फोकस करके एक इनिशिएटिव, उसकी सर्कुलैरिटी पे फोकस करके इंडिया ने एक इनिशिएटिव है वो प्रपोज किया G20 में, जिसमें मतलब उसका एंड टू एंड जो लाइफ साइकिल है वो ट्रैक किया जाए और रीयूज किया जाए। 3R पढ़ते हैं कि नहीं आप, क्या है 3R? ऐसे नहीं रहता है, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। तो ये क्या है, एंड टू एंड साइकिल है, आप वो कर रहे हैं कि जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है उसमें क्रिटिकल मिनरल होता है, ठीक है। अब मान लिया आपने एक मोबाइल फोन 7 साल चलाया, फिर वो बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, आपने उसको डंप किया, ठीक है। तो एक है आपने डंप कर दिया, वो अपना कबाड़ में चला गया, स्क्रैप में फोड़ा फाड़ा, स्क्रैप वाले ने उसको डिस्पोज कर दिया। एक तरीका है कि आप सर्कुलर इनिशिएटिव लीजिए। सर्कुलर इनिशिएटिव में उसमें मोबाइल फोन में, एसी में, ये जितनी चीजें डंप की जा रही हैं उसमें जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको निकाल लीजिए, ठीक है। कि अब आपको चाइना से कुछ मंगवाने की जरूरत ना पड़े या कम मंगवाने की जरूरत पड़े, कि आपका जो रिलायंस है चाइना के मार्केट में कम हो जाए। तो सर्कुलैरिटी के लिए क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव है। ये 4 इनिशिएटिव हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने या इंडियन साइड ने प्रपोज किए हैं इस बार के G20 समिट में। सो दिस वाज अबाउट G20, दिस वाज अबाउट G20। G20 क्या होता है, इंसेप्शन 97, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 99, 2008, ठीक है, कैसे ये इवॉल्व किया है, मैच्योर हुआ है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और इस बार का G20 समिट, ठीक है। ठीक, मिड कैप रैली आज के अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस। अभी हमको क्या देखने को मिला है, ये GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल है आज के इंडियन एक्सप्रेस में, इकोनॉमी पेज पे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिला है, अभी हमको ये देखने को मिला है एक माह, पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में जो मिड कैप्स हैं वो बहुत तेजी से राइज की, उनका जो वैल्यूएशन है मतलब वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। और पिछले 2.5 महीने की बात करें
तो ये रिटर्न्स और भी तेज हैं, मतलब ये निफ्टी 50 से भी तेज बढ़े हैं, निफ्टी 50 जो है उससे भी तेज बढ़े हैं। ठीक, अब टर्म क्या है? मिड कैप। व्हाट आर मिड कैप्स? निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब पढ़े हैं आप टर्म्स? क्या है ये? इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या है? जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे वैल्यूएशन वाइज लिस्टेड 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? निफ्टी 50। ये क्या है? लार्ज कैप्स है। दीज आर व्हाट? लार्ज कैप्स। ठीक है, जो 100 सबसे बड़ी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? लार्ज कैप। कैप्स मतलब कैपिटल। ठीक है, नई बात अभी क्लास में मैंने आपको बताया था, मार्केट कैप जो है एनवीडिया का $5 ट्रिलियन है। मतलब मार्केट में उसकी जो कैपिटल वैल्यू है उसके शेयर्स की, वो $5 ट्रिलियन के आसपास की। तो ये लार्ज कैप वो कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन वाइज 100 सबसे बड़ी कंपनियां, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 100, इसमें टाटा, रिलायंस, ये जितनी कंपनियां हैं वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? 101 से 250 तक जो कंपनियां होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है, लार्ज कैप में कौन से आ जाएंगी? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी कंपनी है, मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाटा ग्रुप है, अंबानी है, मतलब रिलायंस है, ये बड़ी कंपनी है, ये सारी लार्ज कैप में आएंगी। ठीक है, इसमें भी एक निफ्टी 50 होती है, मतलब उन 100 में से जो 50 सबसे बड़ी है उनको हम निफ्टी 50 बुला लेते हैं। ठीक है, 101 से जो 250 तक वाली है उनको हम क्या कहते हैं? मिड कैप्स बोलते हैं, मिड कैप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बियॉन्ड जो है 250 प्लस कई कंपनियां लिस्टेड हैं, हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल कैप्स कहते हैं, स्मॉल कैप्स कहते हैं। ठीक है, बियॉन्ड, बियॉन्ड वॉट मतलब 251 से। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। हाँ, अभी की बात करें, अभी की बात करें तो मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनका जो मार्केट वैल्यूएशन है, जिनकी टोटल इक्विटीज जो फ्लोट कर रही है मार्केट में, उनका जो टोटल वैल्यूएशन है 5,000 करोड़ से, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ तक है, 20,000 करोड़। ठीक है, मतलब 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है तो आप उसको क्या बोलेंगे? ये बड़ी कंपनी नहीं कहलाएगी, ना ये स्मॉल कैप छोटी कंपनी, ये मिड कैप कहलाएगी। 500 करोड़ की कोई कंपनी है वो क्या हो जाएगी? वो स्मॉल कैप हो जाएगी। 3,000 करोड़ की कोई कंपनी है वो क्या हो जाएगी? वो भी आपका स्मॉल कैप हो जाएगी। ठीक है, तो मिड कैप कंपनी में अभी हमको क्या देखने? मिड कैप कंपनी आपको समझ में आ गया? जो ना बहुत बड़ी है ना ये बहुत छोटी है। ठीक है, ना ये बहुत बड़ी है ना ये बहुत छोटी है। ठीक है, अभी हमको ये देखने को मिला है आर्टिकल जो है कि हमको एक सर्ज या हमको एक रैली देखने को मिली है। शेयर मार्केट में रैली होता है जब बहुत तेजी से मार्केट भागता है, बहुत तेजी से मार्केट जो है मतलब इंडेक्स से तेज भागने लगता है। जैसे निफ्टी 50 जो है वो क्या है? ये एक एंकर रेट है। निफ्टी 50 से हम बैरोमीटर पता करते हैं, मतलब ये एक बैरोमीटर है, ये आपको बताता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आज आपने देखा, आपको दिखा कि भाई सेंसेक्स है 300 पॉइंट गिर गया है, तो आपको पता है आज मार्केट थोड़ा ढीला पड़ा है। आपको पता चला 200 रुपए चढ़ा हुआ है, तो आप क्या बता रहे हैं कि मार्केट आज अच्छा, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं सारे जो कंपनी है वो सब अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो तो टॉप 50 कंपनियां हैं या टॉप 100 कंपनियां। निफ्टी 50 अगर आप देख रहे हैं तो टॉप 50 कंपनियां हैं, लेकिन ऐसी भी कंपनी हो सकती है निफ्टी 50 के अंदर ही जो खराब परफॉर्म कर या आज लाल में हो, लेकिन बाकी जो हरे में है, मतलब जो पॉजिटिव में है। ठीक है, दे आर ओवर पावरिंग द रेट्स, दे आर ओवर पावरिंग द रेट्स। ठीक है, तो जो निफ्टी है, निफ्टी है वो ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन मिड कैप रैली है वो हमको और तेज दिखाई देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 से भी तेज चल रही है। ये आपका निफ्टी 50 से भी तेज चल रही है। तो इसकी वजह से हमको एक रैली, एक एक्सुबरेंस, मतलब इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है मिड कैप्स में वो बहुत ज्यादा है, वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर बात करें इस साल की, तो निफ्टी 50 जो है वो ग्रो किया है, निफ्टी 50 ग्रो किया है
6.5% के हिसाब से, 6.5% के हिसाब से। वही आपका जो मिड कैप है, मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 150, ठीक है। मिड कैप भी अलग, मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150 आते हैं, ठीक है। ये ग्रो किया आपका 8.35%। तो हमको क्या देखने को मिला, लगभग लगभग मिड कैप जो है वो निफ्टी के रिटर्न्स को 2% के आसपास से बीट कर लिए हैं, 2% से थोड़ा कम, 2% से के आसपास से बीट कर दिए हैं। यानी एक तरीके से रैली हमको देखने को मिली है, एक रैली देखने को मिली है एक साल से। अब लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा मिड कैप की ओर पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ था, अब क्या हुआ है, अब ये और तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब लोग देखा देखी पैसा डालना शुरू कर दिए, किसमें, मिड कैप में। शुरू में क्या था, परफॉर्मेंस बेसिस पे कुछ एनालिस्ट डाले होंगे, जो वेल्थ मैनेजर है वो पैसा डाले होंगे। अब क्या है, जो फुटकर इन्वेस्टर हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा डालना शुरू कर दिए। तो ये भी रैली का एक कारण है, ठीक है। मिड कैप अमूमन भी मार्केट आपका नॉर्मल मूव कर रहा हो तो भी कई बार हमको देखने को मिलता है मिड कैप्स हैं वो तेजी से भाग रहे हैं। क्यों, बेस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो वो इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि अब उसका वैल्यूएशन दुगना होना बहुत टफ है। हो जाएगी, ग्रो करती रहेगी, लेकिन वो इतना बड़े ऑलरेडी, जो 95% ऑलरेडी ला चुका है, उसके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, उसके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत कम है, ना के बराबर है। वो जितना बना लिया उतना ही मेंटेन करता रहा है, बहुत है। तो इनको हम ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज भी कहते हैं। ये बड़ी स्टेबल कंपनी होती है, जैसे टाटा, गोदरेज ग्रुप है, रिलायंस है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है। यहां पर आप ऐसा नहीं देखेंगे आज ये 10 लाख करोड़ की हैं तो 3 साल में ये क्या हो जाएंगी, 20 लाख करोड़ की हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आज 10 लाख करोड़ की हैं तो हो सकता है 3 साल में बहुत अच्छा चला तो ये 1,20,000 करोड़, मतलब 12 लाख करोड़ की हो जाएंगी 10 लाख करोड़ से, मतलब 20% ग्रो करेंगी अगले 4 साल में, ठीक है, विच इज अगेन अ डिसेंट नंबर। लेकिन हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि जो स्मॉल कैप वाली कंपनी है, 500 करोड़ वाली हो सकता है 5,000 करोड़ की हो जाए, मतलब वो 10 गुना रिटर्न दे सकती है। छोटी छोटी कंपनियां, जैसे अभी हमने क्या देखा था, एनवीडिया, एनवीडिया कितना 12 गुना शायद, कितना बहुत कम साल में वो 12 गुना से ज्यादा ग्रो कर गई थी। मतलब मैंने नहीं बताया था कि आप 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आपकी वैल्यूएशन 12 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो सो इज नॉट, हालांकि एनवीडिया भी बड़ी कंपनी थी, लेकिन वहां पे क्या है, वहां मतलब हमको एक एक्सेप्शनल कुछ एआई जैसा देखने को मिला। सारी फील्ड्स ऐसी नहीं होती है कि उसमें आउट ऑफ वे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकल लीप हमको देखने को मिले, राइट। तो आइडिया क्या है, आइडिया है कि लोग मिड कैप में इस वजह से भी पैसा डालना है कि उनका पैसा जो है वो जल्दी डबल करेगा, ठीक है। मतलब उनको ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने की को मिलेगी विज़ेवी कंपेयर टू योर निफ्टी 50 या लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं कि भाई अब ये जो मार्केट है ये सैचुरेट हो गया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट ओवर सैचुरेटेड और इसमें बहुत जल्दी हो सकता है करेक्शन भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कई एनालिस्ट हैं या कई ऐसे एक्सपर्ट्स जो शेयर मार्केट, एक्विटी स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि फ्रॉम हेयर ऑन द इन्वेस्टर शुड ट्रीट कॉशन, मतलब यहां से देख के चलें, ठीक है। ये नहीं कि जितना नया एसआईपी, जितना नया म्यूचुअल फंड आप डाल रहे हैं वो कहाँ डालते जाएं, वो आप मिड कैप में, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। आप मिड कैप ले रहे हैं तो आप लार्ज कैप्स भी लीजिए, थोड़ा बहुत, मतलब पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए की सेविंग एक ही जगह नहीं पार्क कर देते हैं ना। आप क्या करते हैं, आप 50 रुपए की जमीन खरीद लेते हैं, 25 रुपए का आप क्या करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, बाकी 25 रुपए का आप क्या कर लेंगे, बाकी 25 रुपए का आप मान लीजिए इक्विटी कर देंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे या शेयर्स कर लेंगे। आप अपना जो रिस्क है वो स्प्रेड करके रखते हैं, रिस्क है वो स्प्रेड करने के रखते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी क्या है, अब मिड कैप खरीदने से थोड़ा बचिए क्योंकि ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड जोन है ये, और ये हो सकता है करेक्ट करे तो जो भी नया पैसा आप डाल रहे हैं वहां पे आपको लॉस देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में। तो क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन दिस सर्च। हम बात कर रहे हैं कि ये सर्ज आया क्यों है पिछले 1 साल में और खासकर पिछले 2.5 महीनों में।
एक कारण है कि सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश हैं। सेंटिमेंट क्यों बुलिश है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है, जो परफॉर्मेंस रही है कुछ मिड कैप फर्म्स की, वो क्या रही है? वो बहुत अच्छी रही है। तो ठीक ठाक पेंशन फंड, ठीक ठाक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा है कहां पार्क कर दिए? यहां पर पार्क कर दिए। और जहां देखिए डीआईआई आने लगा या एफआईआई आने लगा जिस सेक्टर में, तो क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर अपने आप वहां आने लगते हैं। डीआईआई क्या होता है? एक चीज होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एफडीआई, एफआईआई। एफआईआई मतलब यूएस का पैसा सेंसेक्स के किसी एक स्टॉक में आके या किसी म्यूचुअल फंड में लग जा रहा है। ऐसे ही एक चीज होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे आपके जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख वाले नहीं होते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये 5,000 करोड़ रुपए लेके आते हैं, 10,000 करोड़ रुपए लेके आते हैं और ये पैसा डालते हैं। तो वैसे डोमेस्टिक लेवल पे भी हमको कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे एलआईसी के पास बहुत पैसा है, जनरल इंश्योरेंस के पास बहुत पैसा है, स्टेट बैंक का जो असट डिवीजन होगा उसके पास बहुत पैसा है। ये लोग भी क्या करते हैं? ये भी एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलग अलग फर्म्स में पैसा डालते हैं। अब मान लीजिए कोई 5,000 करोड़ की फर्म है, उसमें एलआईसी ने 1,000 करोड़ का शेयर ले लिया, तो उसकी वैल्यूएशन भागेगी कि नहीं भागेगी? मेरे आपके जैसे लोग अखबार में पढ़ेंगे, अरे यार एलआईसी खरीद रहा है तो कुछ बात होगी। तो एलआईसी तो अपना 1,000 करोड़ करके चला गया, उसके बाद मेरे आपके जैसे जो छोटे रिटेल खुदरा इन्वेस्टर्स हैं वो लग जाएंगे, और वो 5,000 करोड़ की कंपनी हो सकता है 80% रिटर्न दे दे 6 महीने में। तभी आप नहीं देखते हैं कि कुछ शेयर ऐसा भागते हैं कि वो 70% का रिटर्न, 60% का रिटर्न 1 साल के अंदर में दे देते हैं। तो मतलब इन कारण, जरूरी नहीं हर बार इससे हो, लेकिन ऐसे कारणों की वजह से भी भागते हैं। ठीक है, तो एक तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटीज में जो होल्डिंग है उसको बढ़ा दी है। ठीक है, किन की होल्डिंग्स में? जो ये मिड कैप कंपनीज हैं, जो मध्यम वर्गीय कंपनियां, उसमें अपना वो बढ़ा दिए। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं तो हमारे आपके जैसे लोग भी जुड़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कराएंगे? हम म्यूचुअल फंड अपना बनवा लेंगे, हम एसआईपी कराने लगेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या? जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो हैं वो भी अपना इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए? एमएफ म्यूचुअल फंड आप समझते हैं ना? व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, बताइए। हम्म, वो तो मैनेजर होता है जो म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? जैसे आप बुके खरीदते हैं ना, तो बुके में सिर्फ एक फूल नहीं रहता है। ठीक है, आप सोचते हैं यार इसके लिए फूल ले जाना है, तो क्या ले जाए? इसको ट्यूलिप्स पसंद है कि इसको रेड रोजेस पसंद है कि व्हाइट रोजेस, तो आप क्या करते हैं? आप सब करवा लेते हैं, 4 ये भी कर दो, 4 वो भी कर दो। कोई मतलब एक तो पसंद होगा ही, तो मूड नहीं ऑफ होगा अगले का। म्यूचुअल फंड भी वैसी ही चीज है। म्यूचुअल फंड एक बुके है, एक बुके है जिसमें अलग अलग इक्विटीज, अलग अलग कंपनीज की इक्विटीज डाली जाती है। तो या तो आप जैसे रिलायंस का एक शेयर खरीद लीजिए, तो ये हो गया आप इंडिविजुअल एक इक्विटी खरीद रहे हैं। ठीक है, या आप कहिए अडानी पोर्ट्स या अडानी ग्रीन्स के इंडिविजुअल शेयर ले लीजिए, ये इंडिविजुअल हो गया। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बुके होता है, उसमें कई कंपनी, मतलब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसने डिसाइड किया कि भाई 5,000 करोड़ का हमको कॉर्पस बनाना है, म्यूचुअल फंड बनाना है, और इसमें 1,000 करोड़ मैं इस कंपनी में डालूंगा, 1,000 करोड़ इसमें डालूंगा, इसमें ऐसे करके। आइडिया क्या रहता है? आइडिया ये होता है रिस्क स्प्रेड करना। म्यूचुअल फंड का आइडिया ये रहता है कि कैसे हम रिस्क स्प्रेड करें, कि जैसे मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ 50,000, तो मेरा 50,000 जो है वो खाली एक कंपनी में नहीं जा रहा है, वो अलग अलग सेक्टर्स की 5-6 कंपनी हो, 10 कंपनी हो, मतलब जैसा भी म्यूचुअल फंड है उसमें जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है, मान लीजिए 3 कंपनियां नीचे भी जा रही हैं, तो 7 कंपनियां ऊपर जा रही होंगी। ठीक है, तो मेरा पैसा फंसेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है रिटर्न कम हो जाए, लेकिन मैं पॉजिटिव में रहूंगा, या मैं रिलेटिवली सेफर रहूंगा एक खुदरा। अब मान लीजिए उतना 50,000 मैंने खाली एक कंपनी में डाल दिया, ये सोच के कि अगले 1 साल में 20% भागेगा, लेकिन वो 20% नीचे चला गया, तो मेरा तो लॉस रहा ना। तो इससे बढ़िया 6% ही मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से मिले।
क्यों? क्योंकि वहां आपका रिस्क है वो स्प्रेड है कि मुझे पता है 10 कंपनियों में 3 भी नीचे जा रही है तो 7 तो ऊपर जाएंगी, और 10 की 10 ऊपर चली गई तो अलग बात है। और जब एकदम ऊपर वाले को बदला लेना रहता है तो 10 की 10 नीचे चली जाएंगे, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट यू आर रिलेटिवली बेटर ऑफ, मतलब एक सिंगल इक्विटी खरीदने से। तो हमको क्या देखने को मिला, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा लगाए हैं जहां पर मिड कैप की होल्डिंग्स हैं वो ज्यादा है। साथ ही साथ एसआईपी की जो संख्या है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं एसआईपी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने इस साल डिसाइड किया कि मुझे 1,20,000 रुपए का शेयर खरीदना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगले साल अंत में जाके 1,20,000 रुपए का शेयर खरीद लिया। जनवरी में मैंने सोचा कि दिसंबर में मुझे 1,20,000 का शेयर, तो मैंने दिसंबर में 1,20,000। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से अपने 1,20 को 12 पार्ट में डिवाइड कर दूं, हर महीने में 10-10 हजार का शेयर लेता हूं, तो मेरी सैलरी से 10-10 हजार रुपए हर महीने कटते जाएंगे। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब वो आपका म्यूचुअल फंड में भी प्लेस हो सकता है, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका प्लेस हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, एमएफ और एसआईपी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। नहीं आई बात समझ में? देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो रिटेल अच्छी परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से डीआईआई पैसा डालना शुरू किया। डीआईआई डालेंगे तो हमारे आपके जैसे लोग अट्रैक्ट होंगे, तो हमने भी म्यूचुअल फंड और एसआईपीज हैं वो बढ़ा दी हैं, ठीक है। इसके बाद जो फंड मैनेजर हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, फंड मैनेजर्स हैं, वो भी क्या किए हैं, पिछले 2 साल में फंड रीएलोकेशन किए हैं। फंड रीएलोकेशन किए हैं और उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है लार्ज कैप से मिड कैप की ओर, ठीक है, कि वो अपना पैसा लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप में डालना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, अपने एसेट को घुमाते रहते हैं। जैसे आपने देखा यार फर्टिलाइजर ने अच्छा पैसा दे दिया पिछले 3 साल में, लेकिन अब रुक गया है, तो आप सोचेंगे अब नया सेक्टर कौन सा भागेगा, ठीक है, फार्मा भागेगा। आपने एनालिसिस की, आपने देखा कि हाँ ये एक नया सेक्टर जो अगले 2 साल भागेगा, तो आप फर्टिलाइजर सेक्टर से निकाल के अपना पैसा कहां लगा दे रहे हैं? क्योंकि हर सेक्टर हमेशा नहीं ग्रो करता है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये अभी बैठा हुआ है, ये अगले 2 साल और बैठा रहेगा, ठीक है। तो सारे सेक्टर जो होते हैं साइक्लिकल चलते हैं। जैसे एक समय था अभी कुछ टाइम पहले, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने बहुत अच्छा पैसा दिए थे, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो बहुत अच्छा पैसा दिए थे। तो फंड मैनेजर, अब ये बहुत बड़े बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, 20,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, एक सिंगल आदमी। तो ये जब मूवमेंट करते हैं मार्केट में तो हमको क्या देखने को मिलेगा, अब मैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीद ले रहा हूं कहीं, तो एक पॉइंट भी नहीं हिलेगा सेंसेक्स पे या निफ्टी पे। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं, एलआईसी हो गया या बड़े पेंशन फंड्स हो गए या बड़ा एफआईआई आ रहा है, तो मार्केट उस दिन ऊपर नीचे होता है, बिकॉज दे आर पंपिंग इन, दे आर इंजेक्टिंग और दे आर इंजेक्टिंग आउट लार्ज सम्स ऑफ मनी, लार्ज सम्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला, हमको एक रैली देखने को मिली है, किसमें, मिड कैप्स में, ठीक है। और कंसर्न्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ओवर सैचुरेटेड है। अब क्या बात हो रही है, कई लोग ये बात करना शुरू कर दिए कि भाई ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। तो अब यहां से आपको कॉशन रखना है। तो व्हाट आर द कंसर्न्स, व्हाट आर द कंसर्न्स, अभी हमने बात की थी ना, सीएमपी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा, याद आया? मतलब जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन की ओर मूव कर गया, ओवर वैल्यूएशन। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 100 ही रुपए की है, लेकिन फंड इतना ज्यादा आ गया है, फंड इतना ज्यादा आ गया है, उसकी वजह से ये शेयर्स जो हैं वो 300 रुपए के हो गए। हमने अभी बात नहीं की थी, सीएमपी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। इकोनॉमिक बबल जब नहीं डिस्कस कर रहे थे तो क्या है, इतना पैसा आ गया लेकिन एक्चुअली वो चीज उतने की है नहीं,
एक्चुअल में वो चीज जो है वो उतने की है नहीं। तो यहाँ पे भी मतलब बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं आया है, लेकिन ठीक ठाक, मतलब जैसे बबल में जो डेफिनेशन होती है दैट इज और थोड़ा एक्सट्रीम होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओवर वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उतनी है नहीं, लेकिन चूंकि ये आपका डीआईआई का इतना पैसा लग चुका है, म्यूचुअल फंड का इतना पैसा लग चुका है, जो खुदरा रिटेल इन्वेस्टर है मेरे आपके जैसे, उनका इतना पैसा लग चुका है कि जो 100 रुपए वाली चीज है वो 250 रुपए की चल रही है। तो ओवर वैल्यूएशन है, इसकी वजह से ओवरबॉट जोन है। तो ये क्या होगा, हो सकता है ये बहुत जल्दी करेक्ट करेक्ट होगा तो क्या धड़ाम से प्राइसेस गिरेंगे, तो लोगों की सेविंग्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। लोग लालच में लगा देते हैं कि बेटी की शादी करनी है 2 लाख लगा दो 3 लाख हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, ओवरबॉट जोन पे खरीद लिए, 2 लाख रुपए कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गए, 160 हो गया। तो गए थे लाख रुपए कमाने, 40,000 गवा दिए। तो ये सारे कुछ रिस्क होते हैं ओवरबॉट या ओवर वैल्यू जोन में शेयर्स को खरीदने के। दूसरा क्या है, दूसरा है पीई रेशियो बहुत हाई है। पीई रेशियो, ठीक है, पी रेशियो क्या हो गया, प्राइस टू इक्विटी रेशियो। व्हाट इज प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो ट्रस्ट बताता है इन्वेस्टर का किसी स्क्रिप्ट पे, मतलब किसी इक्विटी में कितना ट्रस्ट है लोगों का। प्राइस टू इक्विटी रेशियो वो रेशियो है जो बताता है कि अगर कोई कंपनी $1 कमा रही है तो उसको खरीदने में, उसको कितने में खरीदने के लिए इन्वेस्टर रेडी है। मतलब अर्निंग अगर 1 है और प्राइस इसका 30 है, तो इसका मतलब हो गया पी रेशियो 30:1 का है। तो पी रेशियो अगर हाई है, मतलब $1 कंपनी कमा रही है, तो इन्वेस्टर जो है वो $30 देके उसको खरीदने में रेडी है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है, ये एक कंपनी का पी रेशियो हो गया, दूसरी पी रेशियो हो गया मान लीजिए 20:1 का हो गया। तो इन्वेस्टर्स के बीच में कौन सी कंपनी ज्यादा डिजायरेबल है, ये पहली वाली की दूसरी वाली? पहली वाली। क्यों? क्योंकि दोनों में $1 अर्निंग उसको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे उस मतलब कंपनी एक शेयर खरीदने के लिए वो $30 देने को रेडी है, इधर कितना रेडी है, $20, यानी उसका कॉन्फिडेंस है वो इधर ज्यादा है। तो अभी हमको ये देखने को मिला है मिड कैप की जो कंपनियां हैं, जो मिड कैप की कंपनियां हैं वहां पे जो पी रेशियो है वो 33 का है, लेकिन जो लार्ज कैप है वहां पे कितना है, 22 का है। यानी जो इन्वेस्टर, एवरेज इन्वेस्टर है, ही इज मोर कीन ऑन बाइंग मिड कैप कंपनी। ठीक है, ऐसे देखिए ना कि जैसे आपको पता है कि टाटा ग्रुप का शेयर है, वो अच्छा शेयर है, ये बहुत हाई रिटर्न तो नहीं देगा लेकिन अच्छा रिटर्न देगा, तो हो सकता है उसके लिए पी रेशियो आपके केस में आ रहा हो, वो कितना आ रहा हो, 30 आ रहा हो। लेकिन एक दूसरी कंपनी है जो छोटी कंपनी है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है, आपके दोस्त कह रहे हैं यार कंपनी ले लो, तो ये शेयर जो है वो खरीद लो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो वहां हो सकता है पी रेशियो जो है आपका 5 ही का है, जबकि रिटर्न वहां ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका वहां ट्रस्ट नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप पे आपका ट्रस्ट है। तो पी रेशियो क्या बताता है, पी रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कितने इच्छुक हैं, कितने कीन हैं वो शेयर खरीदने के लिए। तो एक तो ओवर वैल्यूएशन हो गया, एक कंसर्न ये है, यहां से मार्केट रेक्टिफिकेशन हो सकता है, और दूसरा क्या है, पी रेशियो जो है वो बहुत हाई हो रखा है, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब ज्यादा पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्चा करके एक्वायर करने की कोशिश करना चाह रहे हैं मिड कैप। सो दिस इज नॉट ऑल्सो अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी साइकी अलग होती है। डोमेस्टिक या एफआईआई जो प्रोफेशनल फंड्स होते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, वो अपना कमा के निकल लेंगे, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं इस चीज में। ठीक है, तीसरी चीज है कि अभी का जो मार्केट है मिड कैप का मार्केट, ये सेंटिमेंट ड्रिवन ज्यादा है, सेंटिमेंट ड्रिवन ज्यादा है। ठीक है, कि मतलब बेसिक्स उतने अच्छे हैं नहीं लेकिन पैसा इसमें ज्यादा आ रहा है, तो दिस वोंट बी सस्टेनेबल, दिस वोंट बी सस्टेनेबल। सेंटिमेंट, आपका कोई दोस्त है
उसने बिजनेस शुरू किया, आपके पास एक्सेस पैसे हैं, वो असल में काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके हर महीने पैसा आप डाले जा रहे हैं इमोशन में, सेंटिमेंट में, इमोशंस में या सेंटिमेंट में। आप उस दोस्त पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे दोस्त पे जो बहुत साउंड है, वर्क एथिक जिसके अच्छे हैं। आप रादर फ्रेंड वन पे पैसा लगा रहे हैं जो वर्क एथिक जिसके उतने स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन है। तो वही केस इधर भी देखने को मिल रहा है। मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी के लिए काफी सेंटिमेंट ड्रिवन है, मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी ये जोन जो चल रहा है वो ओवर बॉट या ओवर वैल्यूड जोन का चल रहा है, लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेंटिमेंट्स की वजह से इमोशंस में और पैसे डालते रहे। तो दीज आर द कंसर्न, पी रेशियो का हाई होना, ओवर वैल्यू जोन या ओवर बॉट जोन में होना, और मार्केट का, मिड कैप मार्केट का इस समय सेंटिमेंट ड्रिवन चलना। दीज आर द अनहेल्दी ट्रेंड्स, दीज आर द अनहेल्दी ट्रेंड्स। आगे करना क्या चाहिए? आगे करना ये चाहिए, वे फॉरवर्ड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि सेबी क्या कर सकती है? कॉशन या जनरल सेंसिटाइजेशन कर सकती है लोगों का, जनरल सेंसिटाइजेशन कर सकती है, मतलब आम जो जनमानस है, जो इन्वेस्टर है, उसको जागरूक कर सकती है। जैसे नहीं आता है म्यूचुअल फंड के ऐड के बाद बहुत तेजी से बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो क्या है? ये एक तरीके से का सेबी का कॉशन है। तो उस टाइप के कॉशन है वो सेबी दे सकती है। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट है, ठीक, इक्विटी मार्केट है, उसका रेगुलेटर है। कॉशन हो गया। दूसरा क्या है? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई, रिस्क या अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब इसमें स्मॉल कैप्स भी रहें। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं पूरा पूरा पैसा मिड कैप में नहीं डाल दूं, मैं स्मॉल कैप में भी रखूं, लार्ज कैप में भी रखूं, और साथ ही साथ मिड कैप्स में भी रखूं। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरी चीज क्या है? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड फोकस, इनका फोकस किस पे रहना चाहिए? स्टेबल ग्रोथ। दे शुड नॉट बी चेजिंग फास्ट मनी या इजी मनी। मतलब ये नहीं 8% के चक्कर में, 9% के चक्कर में वो कहां पैसा लगा दे रहे हैं? वो ऐसे सेक्टर्स में जो वोलेटाइल है, जहां पर आपको वोलेटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो फोकस शुड बी ऑन स्टेबल ग्रोथ, कि छोटे से ग्रो करो, 3%, 4%, 5% पे ग्रो करो, लेकिन 3%, 4%, 5% पे ग्रो करो, लेकिन अपना कैपिटल है वो खो मत। अपना कैपिटल है, पता चला बड़े प्लेयर्स हैं वो 5,000, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ पे एलोकेट कर रहे हैं, बड़े फंड्स एलोकेट करते हैं, और उन्होंने मिड कैप में डाल दिया, तो कैपिटल जलेगा, तो ढेर सारा कैपिटल चल जाएगा। सो दीज आर सर्टेन कॉशंस, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आप लिखें।
G20 2025 summit reflects the aspiration of Global South. Analyze what are certain challenges associated with the grouping.